नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम आपको हर एपिसोड में एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हम शख्सियत के 10वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि अब आपका ये कार्यक्रम डबल डिजिट में पहुंच गया है। तो इस अवसर पर हम इस बार आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री श्याम शुक्ला जी से। श्री श्याम शुक्ला जी उत्तर प्रदेश युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक हैं और भी इनके पास में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे श्री श्याम शुक्ला जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में ट्रांसपोर्टर्स की अपनी क्या परेशानियां हैं इस महामारी के काल में, वो भी उनसे जानेंगे और उनका निदान वो किस तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी उन्हीं से बात करेंगे। आइए मिलते हैं श्री श्याम शुक्ला जी से। श्याम जी, शख्सियत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कोरोना संक्रमण काल में इस ट्रांसपोर्ट के व्यापार में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और आप उनको किस तरीके से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे मैं आपसे एक आग्रह करूं क्या, ये हालांकि बहुत ज़रूरी है मास्क चेहरे पर लगाए रहना, लेकिन हमारे दर्शक आपको देख पाएँ तो आप क्या थोड़ी देर के लिए अपना ये मास्क हटा लेंगे तो हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये जो मेरा व्यापार है ट्रांसपोर्ट का, एक ऐसा व्यापार है सड़क यातायात का कि ये भारत के व्यापार की रीढ़ है। अगर हम बैठ जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि लगभग संपूर्ण व्यापार बैठ जाता है। चलना ही हमारा उद्देश्य है और जिस तरीके से हम चलते हैं उसी गति से ये देश चलता है और देश को ये गतिशील बनाता है। लॉकडाउन होने के बाद में जैसे कोई एक स्पीड में कोई चल रहा हो और उसे तुरंत रोक दिया जाए तो बहुत सी चीज़ें चरमरा जाती हैं, संभलना थोड़ा सा कठिन होता है। उसी तरीके से हमारा व्यापार है। जो गाड़ियां, जो ट्रकें हमारी छूटी थी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, वो गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाई थी और उन गाड़ियों को लॉकडाउन के अंदर आना पड़ा। एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। 21 मार्च की तारीख को याद करके, जब 21 मार्च को सारा देश एक नॉर्मल रूटीन पर चल रहा था, कुछ ऐसा नहीं था। 21 मार्च की शाम को अचानक से प्रधानमंत्री जी ने आकर के राष्ट्र से जनता कर्फ्यू का आग्रह किया और देश ने उसको बहुत हाथों हाथ लिया और दिल से उस जनता कर्फ्यू को माना। और हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो तो उसी 22 तारीख से ही लॉकडाउन में आ गया। हालांकि देश में 25 तारीख को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन 22 तारीख का जनता कर्फ्यू, 23, 24, 25 में प्रदेश का लॉकडाउन और उसके बाद से पूरे देश का लॉकडाउन। तो 21 तारीख की रात में आपकी जो गाड़ियां जहां रही होंगी, उनको तो पता नहीं था कि हमें गंतव्य पर पहुंचना है क्योंकि कल से लॉकडाउन हो रहा है, तो वो तो बहुत असहज स्थिति में आ गए होंगे। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी असहज स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि ये मेरे पास एक सूचना आती है हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से, आदरणीय किशन शर्मा जी, हाथरस के हैं वो, कि कवरई और खन्ना के बीच में कुछ ट्रकें फंसी हुई हैं जिसमें 9-10 ट्रक के ड्राइवर हैं। वो ट्रकें हैं अमृतसर पंजाब की और उन्हें वहाँ पर खाना नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत वहाँ पर बहुत असुरक्षित हैं, वो लॉकडाउन में आ गए हैं। मैं एक बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे बहुत सारे दर्शक भौगोलिक स्थिति से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे। ये कबरई और खन्ना का जो आपने जिक्र किया, इसको थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ पर पड़ता है। ये बुंदेलखंड में पड़ता है। अच्छा। और ये महोबा जिले के अंदर आता है। जी जी।
जब मेरे पास इसकी सूचना आई कि उन्हें उनके प्रदेश तक पहुंचाया जाए, उनके गंतव्य घर तक पहुंचाया जाए और उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि कबरई और खन्ना किस जिले के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैंने हमीरपुर के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया। वहाँ पे उनके ऑफिस से मुझे जानकारी मिली कि ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये महोबा जिले में है। तो मैंने महोबा के एसपी से और वहाँ के जिलाधिकारी से संपर्क किया। थोड़ा सा कष्ट हुआ उस वक्त जरूर, क्योंकि जब वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा ये पॉलिसी मैटर है और ये सब के लिए है, मैं इसमें अभी कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी वहाँ के एसपी से, तो उन्होंने मानवता का परिचय दिया और वहाँ से जो संबंधित थाना था वहाँ के इंस्पेक्टर को बोल करके उन ड्राइवरों को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई। मैं आपको ये बताते हुए मुझे थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि 3 दिनों से इन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला था। वो ड्राइवर बेचारे 3 दिन से फंसे थे। जी, 3 दिन से उनको अन्न का एक दाना भी नहीं मिला था। जिस वक्त उन्हें वो अन्न वहां पे मुहैया हुआ, जब उन्हें मिला, तो जैसे कहते नहीं कि लोगों की वर्षों की भूख होती है, उस 3 दिन में उसका वो एहसास कर रहे थे। और उनकी आत्मा से, उनके रोम रोम से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था और मेरे वो बहुत ज्यादा वो कृतज्ञ थे। लेकिन वो, मैं इस बात को थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, वो मेरा कार्य नहीं था, शायद ईश्वर ने मुझे माध्यम बना करके ये अवसर मुझे दिया था, तो मैं उनकी ये मदद करके कृतज्ञ हो रहा था। फिर जब मेरी दोबारा जिलाधिकारी महोदय जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जाना कहाँ चाहते हैं। तो मैंने कहा बेसिकली तो जाना चाहते हैं पंजाब, लेकिन इनका ये कहना है कि भोगनीपुर में गुरुद्वारा है, क्योंकि ये सिख समाज से थे। तो अगर ये गुरुद्वारे में पहुंच जाते हैं तो वहां पर इन्हें लंगर भी मिल जाएगा और ये सुरक्षित भी हो जाएंगे। तो बोले कि मैं इसमें ये कर सकता हूँ, आपको कानपुर देहात के डीएम से बात करनी पड़ेगी, अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं यहाँ से इनके लिए बैरियर खोलने की अनुमति दे दूंगा। तो मैंने कानपुर देहात के डीएम से संपर्क किया। तो जब उनसे संपर्क किया तो सारी जानकारी देने के बाद में वो मेरी बात से सहमत हुए और दोनों ही जिलाधिकारियों की आपस में बात हुई और उन्हें वहां से बैरियर खोल करके छोड़ा गया और वो वहां पर आए कानपुर देहात में। अब वहां पर एक समस्या और आ गई। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर ट्रक खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो अब उनके पास में कोई जगह नहीं रह जाती है, अब उन्हें अपने प्रदेश में ही पहुंचना जरूरी था। फिर मैंने उनको बोला कि अब आप निकलो और जहां जहां आपको दिक्कत आए मुझे आप सूचित करिएगा। तो दूसरे दिन मेरी बात हुई तो वो मथुरा तक पहुंच चुके थे। मथुरा में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई तो मैंने वहाँ के लोकल प्रशासन से बात करी। उसके बाद वो वहाँ से भी निकल गए और वो साकुशल पंजाब जा करके अपने आज वो घर पर हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। वाह, ये तो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि एक ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को आपने उनकी पूरी मदद की और उनको यहाँ से निकाल करके पंजाब उनके घर तक पहुँचा दिया। ये मेरी मदद नहीं थी, ये ईश्वर की मदद थी और जो कि उन्होंने मेरे माध्यम से कराई। मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और कृतज्ञ समझता हूँ अपने आप को कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि इस काम को करने का अवसर मुझे प्राप्त मिला। ऐसी ही समस्याएं हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रेड में है, जैसे कि हमारे पास बहुत सी ट्रांसपोर्टरों के एजेंट यहाँ पर आए हुए थे जो कि अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट सिस्टम होता है, वो यहाँ पे फंस गए थे। उनका मैं लोकल प्रशासन से निवेदन करके उनके लिए अनुमति ली कि वो अपने शहर जा सकें, उनको पहुंचाया। बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर थे जिनके पास यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है तभी उनको सुविधा मिल पाती है, उसके बाद उनको सुविधा नहीं थी। एक केस इसमें आपको एक और बताना चाहूँगा। एक ट्रांसपोर्ट के मैनेजर हैं, प्रबंधक थे, उनकी पत्नी को डिलीवरी होती है और वो केस बिगड़ जाता है, उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है और वो हरियाणा के थे और वो केस बिगड़ने की वजह से उनकी माँ 80 वर्ष की थी, अकेली माँ थी और उनकी पत्नी थी और वो तो उनको असहज हो गए। वो बेचारे मोटरसाइकिल से यहाँ से हरियाणा जाने के लिए
उतावले थे क्योंकि उनका पहला बच्चा था और वो भी केस बिगड़ चुका था। तो उनकी सूचना जब मेरे पास आई तो मैंने तुरंत प्रशासन से संपर्क किया कानपुर के और पूरी बात बताई। तो उन्होंने सिर्फ हमसे एक शर्त रखी कि मैं मोटरसाइकिल से जाने की अनुमति नहीं दूंगा, हाँ अगर ये 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति दूंगा और ये अपने घर जा सकते हैं। मेरी बात को माना उन्होंने, हम लोगों ने उनको ये बात बताई। तो एक ट्रांसपोर्टर और उनके साथ मिल करके उन लोगों ने एक गाड़ी करी और गाड़ी करके वो वहां तक पहुंचे, उनको वहां तक पहुंचाया उनको। जी। और जो उनका थोड़ा सा जच्चा और बच्चा में कुछ दिक्कत थी वो वहां गए और उन्होंने उनकी सेवा करी। उनको मतलब जो डॉक्टर्स थे वो मुहैया हुए और आज वो जच्चा और बच्चा और वो सकुशल अपने परिवार में हैं और वो भी लॉकडाउन का ही पूरे अक्षर से पालन कर रहे हैं। बहुत एक समस्या और थी हमारे यहाँ, सर्वाधिक लेबर जी जो मजदूर हैं, लेबर है जो गाड़ियां लोड और अनलोड का काम करती हैं, लॉकडाउन में क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों के परिवार यहाँ पर नहीं है, कुछ लोग अंश मात्र के ही लेबर्स के परिवार यहाँ पर रहते हैं, उनको छोड़कर बाकी लोग यहाँ पे तनहा रहते हैं और काम करते हैं। उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि एक तो उनको खाने पीने की और दूसरी रहने की, और ऐसी बंदी में उनको अकेलापन भी बहुत महसूस हो रहा। वो हर व्यक्ति और उनके भी परिवार के लोग चिंतित थे, वो ये कह रहे थे कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दिक्कतें आ रही थी। तो उन लोगों को भी बहुत से ऐसे लेबर थी जिनकी प्रशासन से अनुमति लेकर के लॉकडाउन के पीरियड में ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, उचित दूरी का ख्याल रखते हुए उनसे ये बोला गया कि आप अपने अपने साधन से जैसे भी जा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सी लेबर ने ये निश्चय कर लिया था कि हम पैदल ही अपने घर जा सकते हैं, जैसे कुछ पूर्वांचल की लेबर थी, ज़्यादा गोरखपुर की भी थी, जौनपुर की भी थी, ऐसी बहुत सी जगहों की। तो वो लोग उन्होंने निश्चय किया कि पैदल, लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा नहीं, साधन हो तो कोई लोडर से, तो कोई खाली ट्रक लेकर के, इस तरीके से वो लोग यहाँ से गए। उनकी भी मैंने अनुमति कानपुर के प्रशासन से दिलवाई। और जो लोग यहाँ रुके हुए थे, बहुत से ऐसे परिवार थे कि जिनमें खाने पीने की कमी हो रही थी, राशन की कमी हो रही थी, खाद्यान्न सामग्री की कमी हो रही थी, तो उनको हम सब लोगों ने मिल करके उन तक वो पहुंचाया, राशन पहुंचाया और उन्हें ये ढांढस बनाया कि आप लोग रुकिए और यथा सामर्थ्य हम आप लोगों के घर में, ऐसा कोई दिन भी नहीं जाएगा कि जिस दिन आपके घर में चूल्हा न जले। आपके घर में चूल्हा जरूर जलेगा। अगर मेरे घर में चूल्हा जलेगा तो आपके घर में निश्चित, ये भरोसा और विश्वास दिलाया और वो कायम रखा है। वो लेबर आज भी रुकी हुई है, आज भी यहाँ पर स्थिर है और लॉकडाउन का पालन कर रही है। श्याम जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है। आज मेरी आपके ट्रांसपोर्ट के कुछ व्यापारियों से बात हो रही थी, तो वो कुछ अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे थे। एक समस्या बहुत बड़ी है कि मार्च का महीना था और नॉर्मली मार्च के महीने में रोड टैक्स जमा होने होते हैं, रिन्यूअल होने होते हैं। तो मार्च के लगभग आखिरी में जाते जाते ये लॉकडाउन हो गया। गाड़ियां सबकी खड़ी हैं, सारे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं कि उनकी गाड़ियां खड़ी हैं और उनके पास में पैसा भी नहीं है। ऐसे में क्या सरकार इस पर कुछ कदम उठा रही है या आप लोग अपनी एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनको ये राहत मिल सके कि वो उनको ये पैसा वो इस समय कहाँ से लाएंगे, वो पैसा कैसे जमा करेंगे? आदित्य जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये आपने वो प्रश्न किया कि हम लोगों की दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। नहीं, मेरी आज कुछ ट्रांसपोर्ट के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे हम कैसे बाहर आए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं निश्चित तौर पे और बड़े गर्व से ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जिन्हें हम भारत का प्रधानमंत्री तो मानते ही मानते हैं, हम उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हैं, अपने परिवार का रक्षक मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, समाज का रक्षक मानते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि मेरे शब्द असमर्थ हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए। बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स है, उन तक
हम लोगों की पीड़ा पहुंचाने में शायद या हम लोगों से कहीं कमी रह जाती, चूक रह जाती, जो उन तक हमारी पीड़ा नहीं पहुंच पा रही है, उन तक और प्रदेश सरकार तक। आज हम भूकंप हो, बाढ़ हो या युद्ध हो, कहीं पर भी हो, किसी प्रकार का, हम ट्रांसपोर्टर अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है। आज भी हम देश के साथ खड़े हुए हैं। हमारी एसेंशियल चीजों के लिए मेडिसिन है, खाद्य सामग्री है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं से भी कहीं माल लाने ले जाने में हम हिचक नहीं रहे हैं। हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारा कर्ज है, फर्ज है समाज के प्रति, गरीब दबे कुचले लोगों के लिए जिन तक भोजन नहीं पहुंच रहा, उनको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। हमारे संगठन, हमारा देश का संगठन, हमारे प्रदेश के संगठन, हमारे जिले स्तर के संगठन और जो संपन्न परिवहन व्यवसायी, वो सब मदद कर रहे हैं। सब इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा एक पीड़ा है और आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सीने के छाले को फोड़ रहा हूं, वो ये कि सबको सब प्रकार की छूटें दे रहे हैं आप। हम एक ऐसे हैं कि हम एडवांस टैक्स देते हैं तब सड़क पर चलते हैं और हमने एडवांस टैक्स दे रखा है। आज दुर्भाग्य है हम लोगों का और इस व्यवस्था का, इस शासन का, कि हमारी पीड़ा आज हमारी लेबर है, हमारे स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें और गोडाउन्स के किराया है, अन्य खर्चे हैं, बिजली का बिल है, ये सब हमें देने हैं, हमें इंस्टॉलमेंट भी देनी है, हमारे ऊपर कर्जे हैं, सब कुछ हमें करना है। और आज ऐसी स्थितियों में जब हमारी गाड़ियां चल नहीं रही हैं, चलना ही हमारा काम है, हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसके बाद हमसे टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स के साथ साथ में समयावधि पे न जमा करने पर उसकी पेनल्टी ली जा रही है। ये बड़े कष्ट की बात है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा निवेदन है ये आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर ये सक्षम अधिकारी और प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश सरकार तक मेरी बात जाती है, तो मेरा एक समस्त प्रदेश के परिवहन व्यवसायियों की ओर से, समस्त देश के ट्रांसपोर्ट ट्रकर्स की ओर से एक निवेदन है कि हमारी पीड़ा को समझा जाए, हमारे दर्द को समझा जाए और इस पे मरहम लगाने का काम करें। कृपया हमसे इस अवधि का टैक्स छोड़ करके हमें कुछ जीवन दें, हमें कुछ सांसें दें, जिससे हम अपनी सेवाएं देश के लिए और समाज के लिए करते रहें हमेशा। आपकी ये अपील तो बहुत भावुक थी और बहुत दर्दनाक थी, आपके दिल का दर्द इसमें झलक रहा था। लेकिन एक बात श्याम जी मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और लगभग जिन भी लोगों से मैंने इंटरव्यू किए, जिनसे भी मैंने बात की, सबने एक बात सामूहिक रूप से सबसे निकल करके आती है कि प्रदेश सरकार का मुखिया वो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे परिवार का मुखिया है। और केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं उनको हम खाली प्रधानमंत्री नहीं, हम अपने, जैसा कि अभी आपने भी कहा, कि हम उनको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। ये बात लगभग सभी लोग इस बात को कहते हैं। और आप भी प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर, जैसे प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा था कि आपके घर में अगर चूल्हा जलता है तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका पड़ोसी भूखा ना सोए। तो आपने भी अभी अपने बहुत सारे लोगों को आश्वासन दिया कि अगर मेरे घर में चूल्हा जलेगा तो आप भूखे नहीं सोएंगे, अगर आप भूखे सोएंगे तो मेरे घर का चूल्हा उस दिन नहीं जल रहा होगा। तो इतनी भावुकता, इतना दर्द आप समेटे हुए दिल में, फिर भी अगर आपकी बात केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है, तो इसके लिए फिर रास्ता क्या है? रास्ता तो कुछ बचता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिसका व्यापार ही पूरी तरह से, अभी तो हमें इसे, क्योंकि मानव हस्तक्षेप के बिना हमारा व्यापार ही नहीं चलता है। मेरे पास शॉप तो है नहीं कि मैं सुबह गया, अपना शटर ऊपर किया और उसे व्यवस्थित करके काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास ड्राइवर होंगे, जब मेरे पास लेबर होगी, जब ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी होंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे। हमें ये करते करते भी महीनों लग जाएंगे और इसे पटरी पे लाने में बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि अन्य लोगों के काम तो तुरंत शुरू हो जाएंगे,
लेकिन मेरा एक ऐसा काम है कि इस काम को व्यवस्थित करते करते भी हमें महीनों लगेंगे। तो सरकार को हमारी, क्योंकि हम आज एक बात मानते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनते ही नहीं हैं, हम उनकी मानते भी हैं। और इसके जीवित 2 उदाहरण हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ कि हम जो ये योद्धा हैं, कर्म योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस है, हमारे सफाई कर्मी हैं, तो इन्हें ताली और थाली बजा करके, तो ये अद्भुत नज़ारा था पूरे भारत का। शायद किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं करी होगी, किसी ने ऐसी परिकल्पना भी नहीं करी होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत के इन योद्धाओं के लिए पूरा का पूरा भारत देश, संपूर्ण भारत का एक एक भारतीय कृतज्ञता और घरों से निकल करके थाली और ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था। तो ये हम प्रमाणित करते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनते ही नहीं, हम उनकी मानते भी हैं। जब उन्होंने दीपक जला करके रोशनी करने की बात करी, तो उन्होंने उसके साथ भी एक बड़ा मैसेज छिपा होता है, उनकी हर बात पे एक संदेश छिपा होता है। उन्होंने भी कहा कि आप अपने घर में 5 दीपक जलाएंगे और रोशनी करेंगे। तो उन्होंने जो हम लोगों को कुछ इतने समय तक घर में बंद रह करके लॉकडाउन के अंदर एक डिप्रेशन सा होता है, एक अजीब सी मना स्थिति होती है, उस मना स्थिति से उबारने का भी काम था। वो भी एक अद्भुत नज़ारा था, एक अद्भुत दृश्य था कि जब उनके आह्वान पर एक एक व्यक्ति ने अपने घर में, तो ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण भारत में राज्याभिषेक हो रहा हो भगवान राम का, ऐसा दृश्य सामने आया था। दीपावली हम लोग मना रहे थे उस दिन, और जितनी भी हम लोगों के अंदर कुछ निराशा सी आई थी, वो आशा के रूप में फूटी, एक उम्मीद के रूप में किरण फूटी कि हम लोग अगर तटस्थ रहे और अपने नेता की सुनते रहे और मानते रहे, तो हम इस कोरोना पे विजय मान लेंगे। और आज तो बहुत ही भावुक क्षण था वो ये कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि वो वाकई में संत हैं और उनका जो संपूर्ण जीवन है वो अपने प्रदेश के लिए है, अपने देश के लिए है। और इससे बड़ी कुर्बानी और इससे बड़ा समर्पण मेरी समझ से अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। मुझे गर्व हो रहा है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि जो आज अतः जिस कांधे पर वो बैठ करके बड़े हुए, आज उनका जब शरीर शांत हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में भी वो साथ नहीं थे और उनकी अंत्येष्टि के वक्त भी साथ नहीं थे। जबकि हम लोगों के सनातन धर्म में ये माना गया है कि जब एक पुत्र के हाथ से मुखाग्नि जब दी जाती है तभी उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलता है, तभी उन्हें वो तृप्त होते हैं। इतना बड़ा निर्णय, इतना कठिन निर्णय इतनी आसानी से, ये एक प्रश्न है। तो अगर ऐसे निर्णय हैं तो हम लोग भी कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल इसी पे आश्रित हैं, इसी ट्रक के व्यवसाय पे ही आश्रित हैं, जो खुद ट्रक चलाते भी हैं और वो ट्रक के मालिक भी हैं। तो मेरा फिर भी एक निवेदन होगा कि अगर ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये टैक्स, अगर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गैर संगत है कि जब किसी का व्यापार ही नहीं चल रहा है तो वो, और इतनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी उसे करना है कि उसे अपने स्टाफ की सैलरी भी देनी, उन्हें अपने ड्राइवर्स की भी सैलरी देनी, सब कुछ करना है उसी से, और स्वयं के भी भरण पोषण का ख्याल रखना है। और इतनी सारी कैसे वो इन्हें फेस कर पाएगा, और देश के लिए भी करना है उसे, तो कैसे कर पाएगा? इसमें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, और वो सहायता इस रूप में हो सकती है कि जो हम चल नहीं रहे हैं तो हमें कम से कम इतनी राहत दे दी जाए। श्याम जी, आप युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। शख्सियत टीम की तरफ से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था सारे कर्म योद्धाओं को सैल्यूट करने का, मैं शख्सियत टीम की तरफ से आपकी पूरी ट्रांसपोर्टर्स को सैल्यूट करता हूं कि किस तरीके से वो इस संक्रमण के महाकाल में
अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और लोगों की सेवा के लिए ढुलाई का काम कर रहे हैं। शख्सियत की पूरी टीम उनको सैल्यूट करती है और मैं शख्सियत की तरफ से, शख्सियत टीम की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से इस आपके कर्म योद्धाओं को सैल्यूट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। बस एक आखिरी सवाल, आप इस संक्रमण महाकाल में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी भारतवासियों से, सभी भारतीयों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से जिन्हें हम चुन करके राजा बनाते हैं, अब कोई वो समय नहीं है कि जो युद्ध से राजा बनता हो, ताकत से बनता हो। अब वो हमारे चुने हुए हैं या किसी रानी के कोख से कोई राजा पैदा हो, ऐसी व्यवस्था नहीं, हमारे चुने हुए राजा हैं। और वो राजा जिसे सर्वमान्य राजा माना गया है, नेता माना गया है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री अगर भारत की आवाम से, भारत की जनता से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, खुद भी सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें, तो जो नियम निर्धारित किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, तो कृपया सभी लोग उनका पालन करें, उनका अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को साबुन से लगातार साफ करते रहें और एक दूसरे से दूरी ही, हम जितना इसमें संभल कर रहेंगे और जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे, उन्हें मानेंगे, तो ये निश्चित तौर पे हम लोग एक दिन कोरोना पे विजय पा लेंगे। वरना हम सबको पता है कि हम आज मेडिकल में किस स्थिति पे खड़े हुए हैं। तो मेरा सभी से, आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया संयम रखें, धैर्य रखें और खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। बस। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपका, और शख्सियत टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। नमस्कार। तो ये थे श्री श्याम शुक्ला जी। ये एक बड़े व्यापारी नेता होने के साथ साथ बड़े समाज सेवी भी हैं। समाज के कार्यक्रमों में हर समय तत्पर रहने वाले श्री श्याम शुक्ला जी को आपने अभी उन्हीं की जुबानी सुना। शख्सियत के इस प्रोग्राम में हम अगले एपिसोड में आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे एक नई शख्सियत से। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं vyomfilmproductions@gmail.com पर। तो देखते रहिए कार्यक्रम शख्सियत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को लेकर आपके बीच। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।